ये अध्यक्ष आई है। सर अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में इल्तिजा मुफ्ती ने सनातन धर्म को लेकर एक बार फिर से टिप्पणी करी है, हाँ उसे लेकर क्या कहें? क्या सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी करी है इल्तिजा मुफ्ती ने। मालूम नहीं मुझे क्या है। राइजिंग राजस्थान को राजस्थान में किस तरीके से देखते हैं आप? राइजिंग राजस्थान तो अभी राइजिंग हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में। राजस्थान को राइजिंग करने के लिए आज यहाँ मोदी साहब आए थे और बहुत सारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट इधर आए थे और इंडिया के बाहर के भी कुछ मतलब इन्वेस्टर इधर आए थे। और राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा तो राजस्थान इकोनॉमी भी डेवलप हो जाएगी और राजस्थान के नौजवान लोगों को जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। तो राजस्थान को राइजिंग करने के लिए हमारे मुंबई के भी काफ़ी उद्योगपति इधर आए थे और मुझे लगता है कि राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी पहल है और माननीय नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है और भारत सरकार के तरफ से पूरी सपोर्ट जो है राजस्थान के लिए मिलेगी। और मैं सब इंडस्ट्रियलिस्ट को अपील करना चाहता हूँ कि वो यहाँ आए और राजस्थान में अपना पैसा इन्वेस्ट करे और राजस्थान की इकोनॉमी में आपकी भी भागीदारी बनाए रखे, ऐसा मैं सबको अपील करना चाहता हूँ। संसद में एक बार फिर से विपक्ष वॉकआउट करने की रणनीति अपना रहा है, बार बार काम रोकने की रणनीति अपना रहा है। मुझे लगता है कि ये तो मतलब सत्ता जी आउट हो गए हैं तो वॉकआउट के बगैर उनके सामने कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। ये बार बार मतलब वेल में आते हैं, बार बार मतलब हंगामा करते हैं और संसद का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लोगों के सवालों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वह एक दो दिन हम समझ सकते हैं लेकिन रोज़ रोज़ इधर हंगामा करना ठीक नहीं है। और विपक्षी दलों को मेरा चेतावनी है कि भाई इसी तरह आप करते रहोगे तो अगले चुनाव में जो इतनी सीटें आई है वो भी मतलब उससे आधी भी सीट आएगी नहीं और लोग सब देख रहे हैं मोदी साहब क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, तो इसीलिए रोज़ हंगामा करना ठीक नहीं है। जाति के आधार पर जनगणना के लिए सरकार की डिफिकल्टी ये है कि आर्टिकल 17 के मुताबिक जातीय व्यवस्था को खत्म कर दिया है और इसीलिए पहले सरकारों का भी प्रॉब्लम ये था कि भाई जाति के आधार पर जनगणना नहीं होती थी, खाली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनगणना जाति के आधार पर होती है। ओबीसी और जनरल कैटेगरी की जो मतलब जनगणना है वो जाति के आधार पर नहीं होती है। लेकिन मेरे पार्टी की तरफ से मैंने राज्यसभा में बहुत बार सवाल उठाया है कि जाति के आधार पर जनगणना अगर हो जाती है तो सभी जाति का परसेंटेज कितना है वो मालूम हो जाएगा और सरकार को भी मतलब कौन सी जाति के लिए क्या करना चाहिए उसके लिए एक डाटा उनके सामने रहेगा। तो इसीलिए जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी को मेरा सवाल है कि तुम बार बार अभी जाति की जनगणना होनी चाहिए ये बात कर रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तब तो आपने नहीं किया, अभी तो रोज़ बोल रहे हैं कि भाई जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। लेकिन सरकार की डिफिकल्टी है लेकिन उसके बावजूद भी मेरी पार्टी की भूमिका ये है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का तो मतलब 2.5 साल उद्धव ठाकरे रहे, 2.5 साल एकनाथ शिंदे जी रहे, तो 5 साल तक शिवसेना को भी मतलब मुख्यमंत्री मिला था और अभी माननीय एकनाथ शिंदे जी के कारण ही मतलब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गई थी और वहाँ महायुति की सरकार आई थी। इसीलिए एकनाथ शिंदे साहब को मतलब 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया था। उन्हें बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन बीजेपी के पास 139 सीटें थी तो इसीलिए बीजेपी का हाई कमांड जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं था और हम सब लोगों ने बोला था कि भाई जो मोदी साहब और अमित शाह साहब जो निर्णय ले गए वो निर्णय मंजूर करे, एकनाथ शिंदे जी को बनाएंगे तो भी हमारा सपोर्ट है, देवेंद्र जी फडणवीस बना दे तो भी हमारा सपोर्ट है। लेकिन बीजेपी के साथ इतनी ज़्यादा सीटें होने के कारण बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस जी को बनाया है और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे जी के सरकार में डिप्टी सीएम रहे थे। तो मुझे लगता है कि अभी एकनाथ शिंदे जी भी मतलब डिप्टी सीएम पर स्वीकारा है, इसका मतलब वो कोई उनकी इमेज कम हुई ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनकी इमेज और भी बढ़ गई है और कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि महायुति की सरकार जो है बहुत अच्छी तरह चलेगी, महाराष्ट्र को आगे ले जाने का काम करेगी और सभी वर्गों को न्याय देने के लिए देवेंद्र जी की सरकार काम करती रहेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी का कद लगातार बढ़ रहा है, क्षेत्रीय पार्टियों को क्या भविष्य आगे इस तरह देखते हैं? मुझे लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियां भी उनके साथ है। मुझे लगता है कि आप लोग जानते हैं कि 2014 में बीजेपी के पास क्लियर बहुमत था, 282 सीटें थी तो भी सरकार इंडिया की बोलते थे।
2019 में बीजेपी के पास 303 सीटें थी, क्लियर बहुमत था। उसके बावजूद भी मतलब सरकार को एनडीए सरकार बोला जाता था। तो इसीलिए क्षेत्रीय दलों को बीजेपी खत्म करती है, इसी तरह के आरोप में तथ्य नहीं है। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, मेरी पार्टी का एक भी एमपी लोकसभा में नहीं है, तो भी मुझे तीसरी बार मोदी साहब ने उनके मंत्रिमंडल में ले लिया है। तो इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियां को खत्म कर दिया ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी पार्टी पूरे देश भर में बढ़ गई है। मेरी पार्टी नॉर्थ ईस्ट में है, मेरी पार्टी दादरा नगर हवेली में है, अंडमान निकोबार में है और सभी राज्यों में मेरी पार्टी काम करती है। तो इसीलिए क्षेत्रीय दलों को बीजेपी खत्म करती है, इस आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। सर एक आपके अंदाज में राजस्थान वासियों को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो मतलब इतना ही बताना चाहता हूँ कि हम लेते हैं भारत माता की आन, हम सब लोग लेते हैं भारत माता की आन और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत करेंगे हम राजस्थान। सर ये कविताएं चुटकुले के लिए आप जाने जाते हैं, विरोधी भी आपकी बात पर हंसी ठिठोली से हंस जाते हैं, चाहे वो संसद हो चाहे कैसे विचार आते हैं सर? हाँ ठीक है, अभी मुझे आदत है, मुझे मतलब लोग जो एंजॉय करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ मुझे इंडियन लोग बैठते हैं, भारतीय लोग बैठते हैं और मेरे कविता की प्रशंसा करते हैं। तो इसीलिए मुझे बैठ बैठ कर कविता करने की आदत है। और जिस तरह मैंने आज तक नरेंद्र मोदी जी को किसने नरेंद्र मोदी जी का आज तो नरेंद्र मोदी जी को मैंने ही हंसाया है। नरेंद्र मोदी जी को मैंने पार्लियामेंट में हंसाया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को हंसाते हंसाते